हाँ तो बच्चे ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? सर रिवीजन अल्टरनेटिंग करंट का। नहीं, उससे पहले रे ऑप्टिक्स में। सर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन पैरेलल मिरर। यस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन पैरेलल मिरर्स। तो कितने, जब हमारे दो मिरर्स थे ऐसे पैरेलल में रखे हुए थे, इनफाइनाइट लेंथ के थे, तो कितने बन रहे थे इमेज? इनफाइनाइट। और जब ऐसे रखे हुए थे तो ऐसे रखे हुए थे, और इस वाले पॉइंट पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तब याद करो, क्वेश्चन करवाया था मैंने ऐसा। दिख नहीं रही आपकी पिक्चर। अच्छा ठीक है, चलो 2 इमेजेस बने थे बेटा। देखो चलो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा देखेंगे कि जो प्लेन मिरर थे अगर वो किसी एंगल पे रखे जाएं तो क्या क्या होगा। जैसे आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, जब तो इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड बोल सकते हो आप, इंक्लाइंड प्लेन मिरर, इंक्लाइंड प्लेन मिरर। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में देखेंगे, स्फेरिकल मिरर देखेंगे, और स्फेरिकल मिरर्स की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। क्योंकि प्लेन मिरर तो सीधा सिंपल था, लेंथ होगी विड्थ होगी बस, लेकिन स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको देखेंगे आज। और साइन कन्वेंशंस देखेंगे, उसमें जो हम स्फेरिकल मिरर्स में फॉलो करने वाले हैं, सिमिलरली उसी तरह से हमारे साइन कन्वेंशंस होंगे, लेंसेज में भी होंगे अलग अलग तरह के साइन कन्वेंशंस, तो तब उनको देखेंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकॉल टेस्ट से। वो तो इक्वली आंसर दिख ही रहा है इसमें, फर्स्ट वाले का तो मैंने गायब नहीं कर पाया ये, ठीक है। इसका आंसर तो आपको दिख ही गया पहले ही। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन पैरेलल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पैरेलल मिरर के अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल में मूव कर रहा है प्लेन मिरर के, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड और मिरर की उसकी इमेज की स्पीड क्या दोनों इक्वल होती हैं? यस सर। यस। तो वही इक्वल है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, सेकंड क्वेश्चन का स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी? करो, क्या हुआ? बच्चों हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सिमिलर क्वेश्चन किया था, याद करो जरा। सर 8 मीटर फॉर्मूला पर क्या था? सेकंड। सर 8 मीटर आया। 8 सर 8 8 आ मीटर। रही है आपकी? यस फॉर्मूला सर। क्या था इमेज की वेलोसिटी का, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2vm सर माइनस 2vm v नॉट। माइनस vu। 2vm माइनस के वी नॉट, या फिर वीओ बोले। 2vm, vm क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी 6 ऑफ मीटर पर सेकंड। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। 12। 12 में से आपने 4 को माइनस कर दिया, इसलिए 8 आ रहा है आपका, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। रॉन्ग आंसर, यस सर। रॉन्ग आंसर। आपको याद हो अगर, क्योंकि रिवाइज करके कोई आया ही नहीं है, सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद करके कोई आया नहीं। जिस साइड में ऑब्जेक्ट जा रहा है हमने इस साइड को पॉजिटिव ले लिया, तो आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड, और मिरर की वेलोसिटी क्या हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। माइनस के 6 मीटर, माइनस 6 मीटर। माइनस 6 मीटर। अब लगाओ जरा इमेज का फॉर्मूला, 2vm माइनस के vo, यही फॉर्मूला था यस सर। यस। ना? Sir, 2vm -16 क्या? -16 2 इंटू माइनस के 16 माइनस के 4, सॉरी 16 क्यों, 6 माइनस के 6 माइनस के 4, 6 इंटू 2 माइनस के 12 माइनस के 4, क्या माइनस के 16 मीटर पर सेकंड आ रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? या फिर मैं बोलूं Direction. इसको कि 16 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। क्लियर है?
Yes, sir. Yes. रिवाइज करके आए ही नहीं हो आप लोग, ऐसे ही चले आए हो बस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर जब वो मिरर्स किसी एंगल्स पे रखे हो। देखो, जब आपका जैसे मान लो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, अगर ये बाइसेक्टर पे है तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक, और अगर ये मान लो यहाँ पे होता ऑब्जेक्ट या यहाँ पे होता, उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो वैसे अगर निकालोगे तो इसमें रे जा रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, तो काफी सारे कंफ्यूजन हो जा रही थी। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला, एक तोड़ निकाला हमने, जैसे पैरेलल प्लेट के लिए निकाला था हमने, याद है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, जब Yes, sir. जब आपके ऑड हो या इवन हो, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यानी कि ये जो दो प्लेन के बीच में एंगल जो बन रहा है थीटा, उसको डिवाइड करें, सॉरी उस 360 में डिवाइड करें उस एंगल का। अगर आपका इवन आ रहा है तो इसके आगे जो कंडीशन आएगी उसको फॉलो करेंगे, अगर ऑड आ रहा है तो जो इसके सामने कंडीशन आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारा सिमेट्रिक है तो हमारा नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? m-1, यानी कि मान लो इसका डिवाइड करने के बाद में m आया, अगर ये m आपका ऑड है, m अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? m-1। अगर ये सिमेट्रिक होता, कब ये सिमेट्रिक होता? तब सिमेट्रिक का मतलब बाइसेक्टर पे है अगर ऑब्जेक्ट, तो m-1। अगर डू नॉट प्लेस ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर यानी कि एसिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट, अगर एसिमेट्रिक पोजीशन पे रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी? m इमेज होंगी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. सिमिलरली अगर ये इवन आता तो क्या होता? इवन आता तो हमेशा इमेज होंगी कितनी? m-k। तो आपको हमेशा एक ही कंडीशन याद रखनी है एक्चुअल में, मेनली ये कंडीशन याद रखो भैया, इसमें इक्वल टू होता है उसी के कि ऑड अगर आ रहा है ना और असिमेट्रिक है, अगर असिमेट्रिक है तो आपको देखना है कि भाई डिवाइड करके कि m है आपका तो m के इक्वल होगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? इस वाली कंडीशन में m-1 है, इस वाली कंडीशन में भी m-1। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ये क्लियर और डिटेल में होगा एक क्वेश्चन से। जरा इस क्वेश्चन को करो, करो इस क्वेश्चन को। कितनी नंबर ऑफ इमेज आ रही हैं? किसी का आया आंसर? दो मिरर हैं, इंक्लाइंड हैं, एक 30 डिग्री एन ऑब्जेक्ट प्लेन, और एक बना रहा है 10 डिग्री मिरर m1 है ऑब्जेक्ट वाले प्लेन से। या फिर मैं चलो थोड़ा फिगर बना देता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। ठीक है, मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। मान लो ये कोई मिरर है m1, ये मान लो m1 है, ये आपका m2 है। इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा हुआ है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि
टू मिरर्स 30 डिग्री बना रहा है एंगल और 10 डिग्री बना रहा है M1 बना रहा है 10 डिग्री, यानी कि ये मान लो 10 डिग्री है और तो टोटल 30 डिग्री है, ये टोटल 30 डिग्री है, तो क्या ये 20 डिग्री होगा? Yes, sir. ये वाला 20 डिग्री होगा ना, टोटल आपका 30 डिग्री है, ये टोटल 30 डिग्री है। तो हमें मतलब किससे है? टोटल एंगल से। तो हमारा थीटा क्या दिया है यहाँ पे? 30. 30 degree. अब देखो 360 डिवाइडेड बाई थीटा कितना आ रहा है? 360 डिवाइडेड बाई 30 minus 1. 30 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना 12 आ रहा है। अब देखो 12 क्या है? 12 क्या है? इवन है कि नहीं है? इवन के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे? देखो जरा, इवन के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे? m माइनस M-1. तो अब सिंपली कितनी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ 11. इमेजेस कितनी होंगी? m-1 यानी कि 12 माइनस 1 कितना? 11 इमेजेस। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि आपने कितना शॉर्टकट फॉर्मूला बना लिया। अब देखो इसको लॉन्ग कट तरीके से कैसे एक्चुअल में कैसे होता है, क्योंकि एक तो इसने बोल दिया डायरेक्ट फॉर्मूले से करो और काउंटिंग वाले मेथड से भी बताओ, आपको फील दिलाते हैं। अभी देखो पहले इसने क्या किया है, सिंपल 12 कर दिया, इवन नंबर आया तो इसने पहले नंबर ऑफ इमेजेस 11 निकाल दी। यहाँ पे 11 आ गई नंबर ऑफ इमेज, m-1 होता है ना। Yes, sir. Yes. ये तुम्हारे फॉर्मूले से आ गई। अब एक्चुअल में इमेज कैसे बनेगी, जैसा कि मैंने आपको वो बताया था कंसेप्ट कि एक बनेगी m1 के थ्रू पहले 10 डिग्री पे, जो मिरर जितने एंगल पे होगा उतने पे पहली इमेज बनेगी, 10 डिग्री पे बन गई। दूसरी बनेगी m2 पे बनेगी पहली इमेज, ये देखो पहली है इसकी 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। सिमिलरली इसकी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। भाई ये तो 12 इमेज हो रही है बेटा, 12 इमेज हो रही है। क्या गलती हो रही है हमसे? कोई बताएगा? क्या लिखा हुआ है सब कुछ इसमें? ये भी है, देखो चलो ठीक है, यहाँ पे समझो, पहले इसको साइकिल को समझते हैं उसके बाद बताता हूँ। देखो ये 10 पे बनी, तो दूसरी इमेज m2 के थ्रू कैसे बनेगी? यहां से क्रॉस में जाएंगे, 10 + 30 40 पे बनेगी, 20 + 30 50 बनेगी, 50 + 30 80 पे बनेगी, 40 + 30 70 पे बनेगी। ये करके ऐसे करके पूरी। अब जाके स्टॉप कहाँ पे होती है भैया? तो 360 तक जाएगा ना। स्टॉप होगी कोई भी साइड दोनों में से अगर 180 के इक्वल हो जाए या फिर 180 से अगर ज्यादा होने लगे तो उससे पहले उसको बंद कर देंगे। क्या इसमें दोनों में से कोई भी साइड 180 से ऊपर गई है? No. 180 पे जाने से पहले ही आप उसको स्टॉप कर दो भाई। 180 पे जाएंगे मतलब स्टॉप, बिकॉज नेक्स्ट एंगल जो होगा 180 होगा, उससे पहले इमेज फॉर्म होना बंद हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. अब देखो अब होगा क्या एक्चुअली में, क्या होता है कि m-1 असिमेट्रिक में क्यों होती है इमेज? क्योंकि एक इमेज ओवरलैप करेगी। अब ओवरलैप इमेज का कैसे पता करेंगे? ओवरलैप इमेज का पता करते हैं कि जैसे यहां से जिन तीन एंगल का एडिशन 360 डिग्री हो जाए, कितना? 360 डिग्री हो जाए, वही आपकी इमेज क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। यानी कि दोनों मिरर के थ्रू एक ही जगह, मान लो इसी जगह पे इमेज बन रही है, तो दोनों के थ्रू एक ही जगह पे इमेज बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलैप इमेज। और ओवरलैप अगर इमेज कर रही है, उसको 2 इमेज में गिनोगे या एक में गिनोगे? एक इमेज में गिनते हैं। इसीलिए ये जो 6 दोनों का 6 है ना, ये वाला 6 ये 6th इमेज जो है वो क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखो 170 + 30 + 160 कितना हो रहा है? 360 डिग्री हो रहा है, इसीलिए ओवरलैप करेंगे। इसीलिए इसको क्या करेंगे? काउंट एज 1। एक इमेज के फॉर्म में काउंट करेंगे, मतलब एक इमेज के फॉर्म में काउंट करेंगे। क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या बताया कि आपको एक तो जब 2 मिरर आपके किसी एंगल पर रखे हुए हो, उनके बीच का कंसेप्ट बताया कि थीटा एंगल का डिवाइड करते हैं 360 में। अगर आपका इवन आता है तो m-1, ऑड आता है और अगर सिमेट्रिक है तो भी m-1 आएगा, और असिमेट्रिक है तो कितना आएगा? m आएगा। सिमिलरली उसके बेस पे क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन में
हमने देखा कि 180 पे जाने से पहले हम इमेज को बंद कर देते हैं, मतलब बंद इन द सेंस कि इमेज फॉर्म होना बंद हो जाती है अगर 180 डिग्री से एंगल ज्यादा जाता है। तो हमने काउंट किया कि हमारी 6 इमेजेस बैठ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रही हैं 11 इमेजेस। तो क्या फंडा है भाई, हमने देखा कि दो इमेजेस एक्चुअली में ओवरलैप कर रही, जो इमेजेस ओवरलैप कर रही हैं हमें उन दोनों इमेजेस में से एक ही इमेज को काउंट करना। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, Yes, आगे sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. अब देखते हम स्फेरिकल मिरर्स। हमारा प्लेन मिरर खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हम स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है भाई? स्फेरिकल मिरर्स आपने नॉर्मली देखे होंगे, जैसे बाइक गाड़ी वाड़ी होती है ना, मिरर जो होता है साइड में लगा होता है, अरे साइड में लगा होता है जो, Yes, sir. Yes, sir. वो स्फेरिकल मिरर्स ही होते हैं जनरली। अभी हम थोड़ा आगे देखे, आगे जाके पढ़ेंगे उसको डिटेल में। अभी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कैसा होता है एक्चुअली में। आपने चम्मच देखे जिससे स्पून से खाना खाते हो, उससे दाल चावल खाते हो Yes, sir. या खीर खाते हो? तो Yes, sir. Yes, sir. सर खीर अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती क्या? तो No, जैसे sir. मान फिर लो अच्छी लगती है। मैं बोलूं चम्मच ऐसे करके होती है, ऐसा अरे Yes, बड़ी sir. चम्मच मान लो Yes, इसको, sir. बड़ी चम्मच है ना। क्या चम्मच का एक सरफेस, मान लो चम्मच को दोनों साइड से, वो तो स्टील की होती है, चलो मान लो मैंने माना कि एक सरफेस को थोड़ा सा अच्छे से साफ कर दूं, पीछे वाला सरफेस थोड़ा रफ रहने दूं। अगर मैं एक सरफेस को, पहले मैंने क्या किया, आगे वाले सरफेस को साफ कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोल रहा हूं? Reflecting. और चम्मच के ये नीचे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जिससे हम खाना दाल चावल या खीर लेते हैं ना, उस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं ओनली। तो वो जो आगे वाला सरफेस है जो हमने चिकना बना दिया है पीछे कोटिंग करके, मान लो कोई कोटिंग कर दी, तो उस टाइप का अगर आपको कभी मिरर दिखे तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, और उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अच्छा, इस आपको याद कैसे रखना है? इसमें वर्ड है केव, केव है वर्ड कॉनकेव में, देखो जरा, केव है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है कि नहीं? Yes, sir. केव का मतलब गुफा होता है, मतलब गुफा sir. वाला जो पार्ट होगा ना, गुफा वाला पार्ट होगा वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आई? ये याद रखने का तरीका है। अब गुफा वाला Yes, sir. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम कॉनकेव कह रहे हैं, और तो फिर बचा कौन सा? कॉन्वेक्स, जिसका उठा हुआ सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। Convex. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कि अगर चम्मच का आगे वाला, जिसमें आप दाल चावल लेते हो, खीर लेते हो, जिसमें उस वो वाला सरफेस अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर पीछे वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है, आगे वाले को कोटिंग कर दिया है, जो पीछे वाला जो नीचे रहता है हमेशा, जब आप खाते हो ना इसे लेके, जो सरफेस नीचे रहता है ना, अगर वो वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मिरर को क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इनको हम स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं, कोई बताएगा क्यों बोलते हैं? सर ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने, कि देखो ये जो होते हैं ना, चलो यहीं पे बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्फीयर का ऐसा कोई स्फीयर रहा होगा बहुत बड़ा, ऐसा कोई स्फीयर रहा होगा जिसका ये पार्ट बनाए हैं। जैसे मान लो Yes, कि मैं यहाँ पे लूं कोई स्फीयर, ठीक है, कोई स्फीयर ले लिया, थोड़ा गोल कम बना है, बट मान लो यार ये एकदम गोल है, ठीक है। मैं यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ले लूं, ये वाला पार्ट ले लूं, ओनली ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट ले लूं, ओनली ये वाला पार्ट ले लूं, और इसका मैं ये वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दूं तो क्या ये मेरा कौन सा मिरर होगा? बताओ। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। sir.
तो क्या ये आपको स्फीयर का पार्ट दिख रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, सिमिलरली आप कॉन्वेक्स मिरर का भी एक स्फीयर का ही पार्ट है, मान लो स्फीयर का ही पार्ट है, और मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, मान लो ये वाला पार्ट ले लिया, और इसमें मैंने क्या किया, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। अच्छा, अगर क्या ये स्फीयर का पार्ट है तो क्या इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, यस सर। है ना Yes, भाई, sir. इसका सेंटर भी तो होगा, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है ना, क्या उसका सेंटर भी होगा उस स्फीयर का? याद Yes, रहे, sir. ये जो स्फेरिकल कंसेप्ट है ना कि स्फेरिकल मिरर, इससे काफी सारे पॉइंट्स हमारे डिफाइन होंगे, याद रहे। तो ये ध्यान होना चाहिए कि जिस स्फीयर का हमारा ये जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर या फिर कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट है, क्या उसका कोई एक रेडियस भी होगा, Yes, sir. या बोलूं तो उसका एक Yes, सेंटर भी होगा, होगा ना सेंटर? Yes, sir. यस सर हाँ, यस तो उस आप ध्यान रखो, ये सेंटर भी होगा। अभी हम जो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। अब आते हैं हम बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, देखो मान लो ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है बताओ, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये मेरा अगर RS है तो ये कौन सा होगा, concave. कॉन्केव या फिर कॉनकेव, चलो छोड़ो कोई नहीं, हमें हमारे यहाँ पे वैसे ही काम हो जाएगा जानने के अलावा। क्या मान लो ये कोई मिरर है, क्या ये जिस स्फीयर का पार्ट है, क्या उसकी रेडियस R है और उसका सेंटर C है, होगा इस स्फीयर का सेंटर? जो उसका Yes, जो sir. सेंटर Yes, है, हमारा जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और हमारा जो यस सर मिरर है, हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर की रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल था, जो मतलब सॉरी, जो जो हमारा स्फीयर था, उसके सेंटर से पास होती हुई एक लाइन बनाए, सेंटर से पास हुई होती हुई एक लाइन बनाए, जो कि मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करे। जो हमारा मिरर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करे, तो उस पर एक जो पॉइंट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे आगे चल के, पोल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? पोल बोलेंगे। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये मान लो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पोल है, पॉइंट है पोल, क्योंकि हमारी आगे चल के जो डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो पोल से मेजर होंगी, तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पोल। अब देखो, मान लो हमने, कोई बोलेगा नहीं मैं तो ना इतना बड़ा मिरर लूंगा बस, कोई बोलेगा इतना बड़ा मिरर लूंगा, कोई बोलेगा इतना बड़ा मिरर लूंगा, तब भी सबके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा। क्या कोई कितना बड़ा मिरर ले रहा है उसको डिफाइन करने के लिए भी कोई पैरामीटर होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. एग्जाम्पल और समझाता हूं, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गए। हर्ष ने बोला कि भैया मैं ना इस स्फीयर का सिर्फ इतना पार्ट लूंगा बस, क्या इस इतने पार्ट का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, क्योंकि ये उसी सेम स्फीयर का ही पार्ट है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, पोल भी सेम होगा और रेडियस भी सेम होगा। तो भैया कोई तो ऐसा टर्म होना चाहिए जिससे कि ये डिफाइन कर बता सके कि भैया इसने जो मिरर लिया है ना वो इतना बड़ा लिया है और इसने जो मिरर लिया है वो इतना बड़ा लिया है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक और वर्ड आया, क्या? अपर्चर। क्या आया? अपर्चर अपर्चर। Aperture. इसको भी देखें, अपर्चर क्या होता है, हमारे दोनों जो कॉर्नर होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है या फिर उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इनकी जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं तब और अच्छे से। तो अपर्चर क्या होता है, द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इन इज कॉल्ड अपर्चर। क्या इतना ही पोर्शन आपका रिफ्लेक्शन के लिए है? लाइट यहाँ से आएगी वापस जाएगी, Yes, sir. आएगी वापस जाएगी, इतना, इसके अलावा तो नहीं है। अब जैसे मैंने जब छोटा मिरर लिया था, क्या उसका अपर्चर कम होगा?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा ठीक है, अपर्चर समझ में आया। सिमिलरली पोल इट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिनोटेड बाय P। भाई रिफ्लेक्टिंग मैंने क्या बताया था, इस मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करे, मतलब इसकी ज्योमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड करेगा ये मिरर की ज्योमेट्री को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते Yes, हैं, sir. ज्योमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। पोल को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। सिमिलरली देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर हैज फॉर्म्ड, यानी कि जिससे मिरर फॉर्म हुआ है, क्या जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, क्या उसके सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। Yes. Yes, sir. टर्मिनोलॉजी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये अभी आपको मिरर्स में आ रही है, सेम टर्मिनोलॉजी आएगी आपके लेंसेस में, वहां पे भी एक आध चीजें चेंज होंगी, बट टर्मिनोलॉजी लमसम सेम रहेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो सारी चीजें, ठीक है। सिमिलरली आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, देखो ये जो लाइन थी स्ट्रेट लाइन, वो लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, Principal axis. Principal ये axis. डेफिनेशन की, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज क्या, नोन एज Principal axis. एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर इज, जिस स्फीयर का पार्ट है ना, सिंपल लो, जिस स्फीयर का हमारा मिरर पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ Radius of curvature. क्लियर है इतना, Yes, sir. कोई डाउट, Yes, sir. अभी तक कोई डाउट आया किसी को, No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है ना, No, sir. ओके। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो मान लो दो पैरेलल बीम्स जा रही हैं, और देखो कंसीडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर। एक पैरेलल बीम गई, पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। Principal axis. हमेशा अगर कभी भी पैरेलल की बात होगी आगे चल के कभी भी, तो किसके पैरेलल होगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, In sir. case of concave mirror, the parallel beam after reflection converges at a point F is called principle of focus। जैसे ये बोलना चाह रहा है कि मान लो ये कोई मेरा लेंस है, मिरर है सॉरी, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस होगी कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट क्या होगा बताओ जरा, Pole. Sir, पोल हो pole. गया। ये मान लो Pole. ये इस सर्किल का पार्ट है, और ये पॉइंट क्या होगा फिर, Center. The center of सेंटर ऑफ curvature. कर्वेचर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक रे पास कर रहा हूं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने रे पास की, मान लो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, पैरेलल है, तो इसने बोला है कि Yes. अगर हम एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे भेजें और वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से पास होके निकलेगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, Principal focus. Principal focus. अच्छा, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, फोकल लेंथ क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन या फिर द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। Focal length. ये देखो मैं इसलिए भी थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं इसको, क्योंकि आपके बोर्ड में आ सकती हैं ये डेफिनेशंस, दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो वो 2 मार्क्स में आपके प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है। अगर मान लो आपको पूछी प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन या फिर फोकल लेंथ की, आपने ये वाला डायग्राम रे डायग्राम बना दिया, जो टीचर होगा ना फ्लैट हो जाएगा, बोलेगा अगला क्वेश्चन तू गलत कर, तब भी एक मार्क्स ज्यादा दूंगा, क्योंकि बच्चे ने एक्सप्लेन इतना अच्छा किया है। समझ रहे हो नहीं, हमेशा आपको अगर मार्क्स Yes. ज्यादा चाहिए ना कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप डायग्राम्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, मतलब थ्योरी पे ज्यादा लिखने से अच्छा ना
आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ऐसे करके समझाओ जिससे कि टीचर इजीली समझ सके, और जितना इजीली समझेगा क्या उसको अच्छा एक बात बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं या कोई और फिजिक्स पढ़ाया आपको, जिस टीचर का ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से, क्या आप उन्हीं से पढ़ना चाहोगे? Yes. सिमिलरली Yes. पेपर में होता, सिमिलरली टेस्ट पेपर में भी होता है। जब भी जो भी टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते होंगे बोर्ड की, मान लो मैं चेक कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि हर्ष की कॉपी ऐसी हो कि मैं जस्ट पहला पन्ना खोलूं, मैं क्वेश्चन देखते ही समझ जाऊं हर्ष ने करेक्ट किया है। क्योंकि जब ये डायग्राम बना दोगे ना प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ की डेफिनेशन में, तो वो आपकी थ्योरी देखेगा ही नहीं, वो थ्योरी नहीं पढ़ेगा बिल्कुल भी, सीधा टिक करके 2 मार्क्स लेके आगे बढ़ जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं कि क्या लिखा है हर्ष ने, क्योंकि उसको पता है कि हर्ष ने ये डायग्राम बना दिया, थ्योरी गलत लिख ही नहीं सकता। समझ रहे कि नहीं? Yes. Yes, sir. डायग्राम Yes, sir. आपके बोर्ड भी आने वाले होंगे ना। Sir. हाँ, तो बोर्ड में टॉप करने का यही तरीका होता है, जो टॉपर्स होते हैं ना वो यही करते हैं हमेशा। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग या हम लोग, सब लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते जाते, क्वेश्चन करते जाते हैं, बट वहां पे जाके न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भूल जाते हैं, फिर थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है, थ्योरी अटेम्प्ट उतना ज्यादा अच्छा लिख नहीं पाते, मार्क्स कम मिलते हैं। यही होता है ना सबके साथ। Yes, sir. हाँ, Yes. और देखो अगर न्यूमेरिकल आ रहा है और थ्योरी भी आ रही है तो आप न्यूमेरिकल करो, थ्योरी मत करो, क्योंकि थ्योरी में कभी भी पूरे में से पूरे मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, रेयर केस में बहुत अच्छा लिखोगे तब मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर आंसर सही आ गया ना तो उसको मजबूरी है पूरे मार्क्स देना, टीचर को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये Yes, sir. सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes. ओके, अब जरा हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। वहां पे थोड़ा सा मुझे समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। पैरा एक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू किसके? Principal axis. प्रिंसिपल। ये क्या है आपकी? Principal axis. Principal axis. अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसको क्या बोलूंगा मैं? Center of सेंटर curvature. ऑफ कर्वेचर। ये फोकल लेंथ, ये क्या है हमारा? ये क्या है? पोल। वर्ड सारे याद होने चाहिए, सारे के सारे वर्ड याद होने चाहिए। देखो, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है कि जो फोकल लेंथ होती है, एक्चुअली फोकल लेंथ जो होती है वो r/2 के इक्वल होती है। ये हमेशा नहीं होता, लेकिन इतना और याद रखिएगा, ये ओनली पैरा एक्सियल रेज के केस में होता है। पैरा एक्सियल रेज मतलब जब रेज बहुत ज्यादा क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला फोकल लेंथ का? R/2. R/2। लेकिन आपके सिलेबस में इसलिए ये R/2 वैलिड हो जाता है क्योंकि ज्यादातर रेज हम ऐसे ही पढ़ते हैं, या फिर इधर उधर से आती भी है ना, तो उसका फोकल लेंथ हमारा ये बहुत नैरो लेंथ, बहुत थिन लेंथ के लेंथ वो पढ़ते हैं मिरर और लेंसेस, इसलिए R/2 वैलिड हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली देखो, रेज मान लो यहाँ से पैरेलल आ रही है रे, हर एक रेज से टकराने के बाद में कहा जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी पॉइंट को फोकल लेंथ बोलते थे क्या? Yes, sir. अब देखो जरा कौन के मिरर में थोड़ा सा देखते हैं। कौन के मिरर में देखो, यहाँ से मैंने रे टकराई, यहाँ पे ये तो दूर जा रही है, ये भी देखा ये भी दूर जा रही है, इसको देखा ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ? हमने एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, तो सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? Principal focus. प्रिंसिपल फोकस। यस, इसमें भी डेफिनेशन सेम रहती है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को क्या बोलेंगे हम? Focal length. Focal length. फोकल लेंथ। और इसमें क्या होगा, यहां से लेके और यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? Focal length. Focal length. क्लियर है फोकल लेंथ सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर और पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्यों है देखो मैं पहले बताता हूँ आपको, अभी अभी बताऊंगा। वैसे साइन कन्वेंशन कौन सी स्लाइड पे है, इससे अगली पे ही है। क्या हो गया पहले ये देखो, जब 40 हुआ ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा आराम से। देखो हमारा क्या होता है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। चलो पहले यहाँ पे साइन कन्वेंशन कर देते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे कि फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होती है। देखो हमेशा क्या होता है, ये हमारा मान लो कोई लेंस है, चाहे ये कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमको एक चीज याद रखनी है, हमेशा जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, मान लो लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को, अपवर्ड अगर कोई डिस्टेंस नाप रहे हैं इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी अपने आप, यस सर डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी अपने आप। यस अब इसको Yes. नापते कहाँ से हैं, रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है आपका पोल। कौन सा होता है, पोल Pole. सबसे मेन पॉइंट होता है आपका पोल। यानी कि अगर आपकी ये इमेज हाइट अगर इमेज ऊपर है तो आपकी पॉजिटिव होगी, अगर नीचे इमेज पर नहीं तो क्या होगी, नेगेटिव इमेज, नेगेटिव हाइट होगी इमेज की। अगर आपकी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो नेगेटिव होगी। सिमिलरली डाउनवर्ड डिस्टेंस इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, भले ही मिरर के इस डायरेक्शन में डिस्टेंस नापे तो ये भी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। यस सर पोल से एक बात से याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाएगी। क्लियर है, यस सर कोई डाउट, नो सर सोच लो फिर मैं पूछ लूंगा। अभी भी सोच लो फिर मैं पूछूंगा। नो सर Sir, no doubt. ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फोकल लेंथ है मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव क्यों हो रही है, कोई एक्सप्लेन कर, हैंड रेस ओनली हैंड रेस करो जरा। दो बच्चे ही बताना चाह रहे हैं बस, क्यों भाई, हाँ दो ही लोग बताना चाह रहे हैं क्या, क्वेश्चन करना रिपीट। मैं ये पूछ रहा हूँ जो नीचे स्टेटमेंट है, नीचे स्टेटमेंट दिख रहा है सबको, यस सर इसी स्टेटमेंट का मुझे रीजन चाहिए मुझे आपसे चाहिए। मैं सबसे पहले पूछूंगा, इन चारों में से किसी से नहीं पूछूंगा, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है वो क्या कर रहे हैं उनको जानना चाहता हूँ। अनमोल बंसल, यस सर। हाँ बताओ बेटा, गलत एक्सप्लेन करो भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ गलत एक्सप्लेन करो भले ही। देखो हमेशा, क्या मैंने आपसे कभी ये बोला है कि आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, कभी बोला है क्लास में आज तक? नो सर मैंने आपको शायद 8 चैप्टर पढ़ा दिए, शायद 7-8 चैप्टर तो पढ़ाई दिए ना मैंने। नवीन Yes. सर गए तब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ। 7-8 चैप्टर में Yes. अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने क्या ये बोला है आपसे कभी कि ये क्यों नहीं किया आपने, ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ आपका, गलत नहीं होना चाहिए था, कभी बोला है? तो आप No, गलत sir. एक्सप्लेनेशन देने से डरते क्यों हो, गलत एक्सप्लेनेशन देने से क्यों डरते हो? अरे गलत ही होगी ना, ज्यादा से ज्यादा गलत होगी, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ये बताओ, कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता चलता, और पता नहीं चल पाएगा तो हो सकता है कि मैं ये मान के चलूं सब कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा फास्ट भी कर दूं क्लास को कभी, और क्लास को फास्ट करूंगा तो नुकसान किसका होगा, आपका या मेरा? Sir, हमारा. सर हमारा तो आप खुद जानबूझ के अपना नुकसान क्यों करवाते हो? जानबूझ के अपना नुकसान नहीं करवा सकते ना। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों का हैंड रेज हुआ है। अभी भी 4 ही लोगों का, अभी भी कोई नहीं चाहता एक्सप्लेन करना।
भले ही गलत एक्सप्लेनेशन दो, इट डजंट मैटर। मैं, आपको ने देखा होगा, मैं गलत आंसर को भी अप्रिशिएट करता हूँ, गलत आंसर को भी ये बोलता हूँ वेल डन बेटे, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, ऐसे ही कोशिश करते रहो। क्या मैं कभी ये बोलता हूँ क्यों गलत किया तुमने, गलत नहीं होना चाहिए था? नहीं बोलता हूँ ना। नो सर। तो फिर आप क्यों डरते हो भाई? सर मैं, आप देखो कितने अच्छे टीचर हैं आपके, आपके गलती करने के बावजूद भी आपको ये बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि हमें पता है गलती सब करते हैं, लेकिन अपनी गलती सीखोगे तभी जब गलती करोगे। अब्दुल कलाम सर कहते थे, अब्दुल कलाम सर का स्टेटमेंट था कि अगर किसी ने कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब ये मान लो कि उसने जिंदगी में कभी भी कुछ नया ट्राई किया ही नहीं है। भाई अब्दुल कलाम सर से मेरी बात मत मानो, अब्दुल कलाम सर की तो मत मानोगे। जानते हो ना सब अब्दुल कलाम सर को? तो यस सर। यस सर। मिसाइल मैन बोलते हैं, इंडिया का मिसाइल मैन है। तो उनकी बात तो मानो, मेरी मत मानो, चलो उनकी बात तो मान लो कम से कम। अच्छा, नियति राठौर, नियति। सर क्योंकि रेज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, फिर होगी कनकेव के पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव, और कन्वेक्स के लिए डायरेक्शन में जा रही होगी। ओके, प्रीति। ये सर क्योंकि वो डिस्टेंस जो वो अपोजिट है इंसिडेंट लाइट के। सर कहाँ से कैसे, मतलब आप बताना चाहोगे एक बार? सर वो पॉजिटिव चार्ज जो वो ऊपर के लिए आएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड के लिए आएगा। नेगेटिव चार्ज? चार्ज नहीं, सॉरी सर, इलेक्ट्रिकल ज्यादा घुस गया है दिमाग में। चार्ज चार्ज चार्ज। अच्छा, ऐसा है कि उस वहां से फर्स्ट चैप्टर से लेके और ईएमआई तक, ईएम वेव्स तक चार्ज ही चार्ज चल रहा है, इसलिए चार्ज है ये दिमाग में। Yes, अभी sir. आप लाइट में आ गए हो। लाइट को चार्ज मत बोलो। आर्यन। Because in case of concave mirrors, जो बताओ। इंसिडेंट रेज हैं वो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, उनकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट जा रही है सर, जो फोकल लेंथ जिसको हम बाद में जो कैलकुलेट कर रहे हैं। और सर वैसे कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ जो क्रिएट हो रही है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उसी के आगे कंटिन्यू हो रही है सर। तो उधर हम आर्यन आपकी वॉइस पॉजिटिव लेते हैं ठीक है, जिस साइड में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो, ओके। और उसके अपोजिट अगर जो रिफ्लेक्टेड रे उसकी डायरेक्शन हो सर तो उसको नेगेटिव। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको बोलने के लिए बोलता हूँ इतना ज्यादा, तब आप प्रेशर में आके फिर हैंड रेज करते भी हो, कुछ बच्चे करते भी हैं। आपको सही लगता है बोलने के बाद में, या फिर गिल्ट फील होता है यार मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दी, या फिर मैंने सही एक्सप्लेनेशन दी? कुछ बच्चों की सही भी आती है एक्चुअली में, उनकी एक्सप्लेनेशन सही होती है, लेकिन उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। प्रॉब्लम ये, इसलिए वो बोलते नहीं है। राजकुमारी। सर जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्ट होकर पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, और इसलिए फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वो नेगेटिव है। यस, ये भी बोल सकते हो। हर्ष। सर अगर हमने पोल को सेंटर लिया है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है और राइट साइड में पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से नेगेटिव होगा फोकल लेंथ। मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोगों की एक्सप्लेनेशन बोलना सब सही चाह रहे थे, बस लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा वर्ड्स में डिफरेंट रहा है बस। हर्ष ने भी सही बोला, अभी इससे पहले राजकुमारी ने शायद बोला था, वो सब ने सही बोला है। एक दो बच्चों के बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बट कोई नहीं। जैसे कि चार्ज तो नहीं है ये रे है, लाइट रे है, तो वो बच्ची कंफ्यूज हो गई, चार्ज बोले जा रहे थे। ठीक है, देखो अब बताता हूँ मैं मेन। देखो फोकल लेंथ, आप पोल पे खड़े हो जाओ पहले। हमें क्या करना है, जब भी कोई लेंथ नापेंगे पोल पे खड़े हो जाएंगे। पोल पे खड़े होके देखो हमें किधर जाना पड़ रहा है लेंथ के लिए। मेरी लाइट की डायरेक्शन ये है, क्या मुझे फोकल लेंथ के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। फॉर कॉनकेव मिरर जाना पड़ेगा। क्या मैं अपोजिट टू लाइट की डायरेक्शन के जा रहा हूँ? यस सर। जा रहा हूँ कि नहीं? अपोजिट टू लाइट की डायरेक्शन के जा रहा हूँ ना, अपोजिट जा रहा हूँ, तो ये क्या नेगेटिव की होगी फोकल लेंथ? सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जा रहा हूँ, या फिर आप फॉर्मूले से ले लो,
फोकल लेंथ जो है RY2 है, FB लेंथ लिखा है, FP है ना, FP के बीच की लेंथ को तो बोलते हैं, RY2 है। अगर ये आपकी नेगेटिव है तो RB तो नेगेटिव आएगा फिर आंसर, ऐसे करके ले लो। Yes, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है क्योंकि मुझे पोल से रे की डायरेक्शन के अपोजिट चलना पड़ रहा है, सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी अपोजिट चलना पड़ रहा है। अब यही केस अगर कॉन्वेक्स मिरर में आप देखोगे, पोल पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े होके देखो भाई कौन है, भाई कहाँ है सब कुछ, बताओ जरा कौन है। तो आपने पूछा कि भाई फोकल लेंथ कहाँ हो, तो उसने बोला इधर है हम, तो आपको किधर चल के जाना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। रे की डायरेक्शन क्या है, यही है पॉजिटिव डायरेक्शन। एक चीज और बता दूं मैं आपको, रे की डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होने से पहले की वाली रे की डायरेक्शन देखते हैं। कुछ बच्चे देखने लग जाए रिफ्लेक्ट होने के बाद की डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद की डायरेक्शन ये है अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे करके है, तो ये डायरेक्शन नहीं देखनी होती, हमें रे आ रही है ना उस रे की डायरेक्शन देखनी होती है। समझ में आ रही बात? yes, sir. तो ये डायरेक्शन देखेंगे तो आपको किधर चलना पड़ रहा है, रे की डायरेक्शन में ही चलना पड़ रहा है कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली Yes, इसका कहीं कहीं यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है सबको, क्यों पॉजिटिव और कौन क्यों नेगेटिव हो रही है। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, सिमिलरली कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। No, sir. हाइट ऑफ इमेज हमेशा कैसे नापते थे हम, ऊपर की साइड नापेगी या फिर नीचे की साइड, वो हम जब इमेज फॉर्मेशन का कल कंसेप्ट पढ़ेंगे ना उसमें काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जरा ये छोटू सा क्वेश्चन है करो। Sir, 30 centimeter. Sir, 30 centimeter. Sir, 30 centimeter. एफ हमारा फॉर्मूला हमें क्या दिया है, एफ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। Sir, -30 centimeter. देखते हैं क्या आता है। अच्छा रुको एक मिनट में देखता हूँ, हैंड रेस करो जरा। माइनस के साथ कितने लोग हैं, माइनस के साथ कितने लोग हैं, 3 लोग माइनस के साथ में हैं, माइनस के 30। कितने लोग हैं, 3 नहीं ज्यादा हैं, 4 लोग हैं। अच्छा प्लस के 30 के साथ में कितने लोग हैं, 5 लोग हो गए माइनस के साथ, प्लस के 30 के साथ कितने लोग हैं, सोनिया, हिमानी, रिजुल। अच्छा प्लस के 30 के साथ भी 5 लोग हैं। अरे वाह, कंपटीशन हो रहा है, तो 5 लोग हो गए दोनों में। दिस इज नॉट राइट, कंपटीशन। चलो ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो नेगेटिव होता है। Yes, sir. तो आप Yes. इवन डाटा में क्या लिखोगे, गिवन डाटा लिखोगे तो आप एक को मान लो, दूसरी अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है मान लो 15 सेंटीमीटर, क्या माइनस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। Yes, sir. अब मुझे फोकल लेंथ Yes, निकालनी है, फोकल लेंथ क्या होती है, RY2 होती है ना। R/2. अब हमें Yes, sir. R दे रखी है। अच्छा फोकल हमें निकालना क्या है, सर फोकल लेंथ दी है हमारे को, सॉरी हैं क्या, Radius of फोकल लेंथ दिया हुआ curvature. है हमारे को। कहाँ क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सॉरी फोकल लेंथ है ये, हाँ ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2 होता है कि नहीं। Yes, Yes, sir. हमें R निकालना है तो क्या R मेरा हो जाएगा 2F, yes, sir.
यस सर 2 इंटू माइनस के 15 कितना हो गया? -30 जो प्लस वाले थे उनको समझ में आया क्या गलती कर रहे थे आप? यस सर यस सर गलती कर रहे थे ना? गलती तो कर रहे थे आप। यस सर ठीक है। यस सर अच्छा, एक छोटू सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो आपके एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ठीक है, ये M1 है, ये आपका M2 है। इन दोनों के बीच में एंगल मान लो आप 60 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस बताओ मुझे जल्दी फास्ट। सर 5 5 5 5 6 अच्छा, किसी का 6 भी आ सर रहा है? 360 डिवाइडेड बाई क्या? 60 60 कितना आएगा? 6 टाइम्स क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। देखो चीटिंग कर लो, भले ही चीटिंग कर लो, आराम से चीटिंग करेंगे हम। इवन आ रहा है तो इवन में कुछ देखना ही नहीं है, सिंपल n-1। हमें सिर्फ एक ही चीज में देखना है, एसिमेट्रिक असिमेट्रिक। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, सिमेट्रिक पे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मान लो सिमेट्रिक पे, तो हमारा क्या होगा? n-1 हालांकि आपने क्वेश्चन बिना पूरा किए हुए आंसर दे दिया है, पर मैंने उसी के अकॉर्डिंग आंसर बना दिया है। फिर क्वेश्चन में बोल देते ना असिमेट्रिक है, तब फिर क्या करते? तब भी वही होगा सर इवन के लिए तो m-1 नहीं होगा ना सर? तब भी वही होगा, इवन है इसलिए। ऑड होता तब प्रॉब्लम होती। तो क्या हुआ? 6 माइनस के 1 यानी कि कितना? 5 इमेजेस। क्लियर है? यस यस ये आपके लिए कुछ होमवर्क में इजी क्वेश्चन है, कुछ थोड़े 4 क्वेश्चन है और चारों के सॉल्यूशन है ये। अब बताओ मुझे कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर तो आज क्या क्या पढ़ाया हमने? क्या पढ़ाया आज हमने? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का डिफरेंस बता दो। क्या? सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। ओके जस्ट वेट बिल्कुल बताएंगे। एक बार क्यों, 2 बार बताएंगे आपको, क्यों टेंशन लेते हो? जैसे देखो, जैसे मेरे ये कोई 2 मिरर हैं, ठीक है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। इन दोनों के बीच में मेरा मान लो एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। इसका इक्वेटर कितने पे होगा? इक्वेटर का मतलब है कि ऐसी लाइन जो इस वाले मिरर को भी 40 पे बनाए और इस वाले मिरर को भी 40 पे। समझ में आ रही है बात? यस सर। इस लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक। समझ में आई बात? यस सर। अगर आपका ऐसे करके लाइन है, ये M1 है, ये M2 है, ये 80 डिग्री है, और आपका ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे है, इस लाइन पे है, जिसका कि मान लो ये 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो इस लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक क्लियर है? यस और किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? यस यस ओके देन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा बता दो जल्दी से, फास्ट फॉरवर्ड में। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर, The difference. डिफरेंस किसमें? हाँ Asymmetric और symmetric. हाँ, ये बोल सकते हो। वो कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ये तो बस कंसेप्ट था छोटू सा। हमने प्लेन मिरर इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल, ये भी तो पढ़ा है। यस सर। और क्या पढ़ा है? साइन कन्वेंशन। यस, साइन कन्वेंशन और क्वेश्चन क्वेश्चन। कोई डाउट है इसमें? नो सर ऑल क्लियर है? यस सर ओके देन फिर अभी टाइम भी हो ही गया, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Welcome, welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, bye. Welcome everyone.